देखिए एक बात तो मजबूत है कि जातीय समीकरणों में आज की डेट में भी आरजेडी मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 30% वोट बैंक के साथ वो अपना खाता शुरू करती है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ 70% है वो आरजेडी, वो माफ कीजिएगा, जेडीयू, बीजेपी, हम, जनशक्ति, लोक जनशक्ति, इन सब पार्टियों के मिले जुले वोट बैंक है। मिलता कितना ये अलग हो सकता है, जैसे 30 में से जरूरी थोड़ी कि उनको 30% वोटिंग होता है या उतना होता है, वो हो सकता है कि वो 15-20%, 21%, लेकिन सबसे बड़े दावेदार वो होंगे। उनके उलट जी जो जातीय गठन है वो मुझे लगता है कि अंजू जी दूसरों के पास बहुत स्ट्रांग है, तो वोट जरूर मिलेंगे आरजेडी को, लेकिन जो जीत की एक स्ट्राइव थी, जो उनका कैंपेन चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फच्चर फसाया है और उसको राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश की। और साथ में वो जो सहनी को लपेट दिया है डिप्टी सीएम के तौर पर, वहां पर आप सही कह रहे हैं कि एक पेंच फंसा दिया है तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन जैसे 2 दर्जन 1 दर्जन के आसपास सीट्स हैं जहां पर ये आमने सामने, जैसे आपने भी जिक्र किया फ्रेंडली फाइट क्या होती है, या तो फाइट कर लो या फ्रेंडशिप कर लो, दोनों में से एक ही होगा, और अभी तक किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। तो फिर इस तरह के गठबंधन का, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस तरह की पोस्टरिंग का मतलब क्या है? देखिए राजनीति में आप कोई मैदान खुला नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा जो निर्दलीय है वो भी ये बता सकता है और आपको गणित बताएगा, वो भले ही उसकी बाद में जमानत जब्त हो जाए, लेकिन जब आप उससे माइक लगा के पूछते थे अंजू जी, तो वो ये बताता था कि देखिए साहब मैं मजदूर हूँ और पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है, मजदूरों की। मेरी विधानसभा में कितने लोग हैं मजदूर, आप बताइए कि हाँ भाई 40% लोग। कहने लगे साहब ये तो मजदूर है, कहना हाँ मजदूर है, तो कहने लगे ये मेरे साथ है, आप बताइए। तो इसी तरह का गणित वो भिड़ाते हैं, इसी तरह का गणित राजनीति में किसी को वॉक ओवर नहीं दिया जाता, जनता वॉक ओवर देती है। आप सिर्फ अपने वो करते हैं, दावे करते हैं। तो उन्होंने दावे किए, उन्होंने कोशिश की कि उनके कार्यकर्ताओं का टूटा हुआ मनोबल जुड़ सके। ये बड़ा मतलब मुझे नहीं, ये मैं अगर जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से, पार्टी के सभी लोगों के, जनरली हम लोग किसी किसी के पास, वो जरूरी नहीं हर आदमी चेहरा दिखाना चाहता हो, लेकिन हर आदमी ये जरूर बताता है कि चल क्या रहा है, क्या है। तो सब लोगों को, हमसे ज्यादा आश्चर्य उन लोगों को हो रहा है कि अचानक एक बड़ी कैंपेन शुरू हो रही थी, एक मोमेंटम रहा, चुनाव में बड़ा मोमेंटम था, वो अचानक कैसे रुका। क्या उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि वो, उनको लग रहा कि वो चाहे घर से भी ना निकले तो भी जनता उनको आएगी और उनको सीधा एक अणे मार्ग ले जाकर बिठा देगी तेजस्वी की पार्टी को। क्या उनको ये लग रहा है कि उन्होंने जो रोजगार और तमाम चीजें और महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं और हर घर पे रोजगार, क्या वो यकीन करा देगा? क्योंकि देखिए यहाँ डिलीवर हुआ है। अगर पटना को आप 2005 से पहले का पटना देखें और आज का पटना देखें, जमीन आसमान का अंतर है। और उस शहर में आपको बिजनेस भी दिख रहा है, वो शहर जैसे बाकी तमाम जगह पर रियल्टी सेक्टर बूम कर रहा है, उसी तरह यहाँ भी बूम कर रहा है। आप जिस तरह फ्लाईओवर्स देखते हैं, मेट्रो देखते हैं, तो सब तो यहाँ है। तो इसीलिए लोगों को अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर आप देखेंगे। और चुनाव वैसे भी इस बार भी क्लूलेस ही है, मतलब अगर हम देखें मुद्दा विहीन चुनाव वैसे ही बन चुका, क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो बैलेंसिंग व्हील के तौर पर बैठते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आज मैं गया तो मैं तमाम पार्टियों के दफ्तर पर मैंने एक स्टोरी की, जैसी आदत हुआ करती है। मैं यूट्यूब पर अब कर जरूर रहा हूं, लेकिन अभी आते धीरे धीरे जाती है, तो मैं एज ए रिपोर्टर स्टोरी भी खोजने लगा। जबकि मेरा कैमरामैन जो यहीं से मैंने लिया था, वो मुझे कहने लगा कि सर आपको लोगों से बातचीत करनी है। अरे हमने कहा चलिए स्टोरी भी कर लेते हैं। तो मैं जब अंदर गया, मैंने कहा कि पार्टी के दफ्तरों से समझते हैं पार्टी क्या कहती है। तो आप समझो, मैं जब गया आरजेडी के दफ्तर में, तो वहां एक बड़ी खूबसूरत लालटेन उन्होंने बनाई है, पत्थर की वो लालटेन बनी है, बड़ा उसका उद्घाटन किया लालू प्रसाद यादव जी ने ही शायद उसका किया है, क्योंकि नीचे वो लगा हुआ था बोर्ड। 2021 में बनी थी शायद वो, जो मैं अब बोर्ड का याद आ रहा है। तो मैंने उसमें सिर्फ यही कहा कि भाई ये लालटेन है और आपने दिन में भी जला रखी है। आपने तो लालटेन जला रखी है क्योंकि नीचे से लाइट जल रही है, लेकिन लोगों को उस लालटेन से रोशनी मिलेगी क्या? नहीं। लोगों को जरूरत है कि नहीं, ये भी तो देखना होगा। तो मैंने हंसते हुए कहा कि एलईडी बल्ब के जमाने में उनको लालटेन की रोशनी चाहिए, यानी सवाल तो ये और भी है। और दिन में आपको लालटेन की जरूरत नहीं है। ये बदल गया है। तो मैं हंस रहा था कि दिन निकल गया है बिहार में, लेकिन लालटेन जल रही है। अब वो देखना है कि किसको उस लालटेन को लेके आगे चलना है।
तो ये एक बड़ी वो थी। फिर दूसरा आप बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं जब बाहर निकला तो राबड़ी देवी मौजूद थी, बड़ा अच्छा उनका कटआउट था बड़े वाला, और बाकी तेजस्वी मौजूद थे, लेकिन लालू जी नहीं थे। जो अंदर घुसते हैं दरवाजे से, तो उस पर जो राइट हैंड वाला पार्ट था, वहां एक जगह पूरी खाली थी, तो मैंने एक वहां के कार्यकर्ता को पकड़ा कि भाई ये सब क्या हुआ। कह रहे नहीं साहब था जरूर, लेकिन वो उड़ गया। तो मैंने कहा यार कह तो आप बिल्कुल सही रहे, उड़ ही गया है शायद समय। तो वो जब तक उनको लगा कि पत्रकार उनको कह रहा कि आप अपनी बातें बना रहे हैं, फिर उसके बाद मैं चला गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो बाहर बोर्ड थे उस पर महिलाओं के लिए इतने ज्यादा माँ बहन बेटी और वो तमाम चीजें, और उन्होंने कल अपना एक वो भी समझाया कि कैसे इनकम है बेटी का, पूरा वो समझाया उन्होंने। मतलब एक मुझे लगता है कि पूरी डेफिनेशन उसको पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने। अब उसके बाद अगर हम जब जेडीयू के दफ्तर में गए तो मैं हंसने लगा, क्योंकि जब मैं 2020 में चुनाव कवर कर रहा था तो मैंने वो अंतर देखा कि बाहर लिखा हुआ था, बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत सब तरफ लिखा हुआ था, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो मैंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार में एक ही मात्रा हट गई है, अभी इस बार लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार है। तो मैंने हंसते हुए, मतलब मुझे लग रहा था कि रिपोर्टर को किस तरह से देखता है चीजों को। तो वो फिर उसके बाद भी वहां देखा तो वहां भी महिलाओं की पूरी योजनाएं पूरी, और एक अंदर पोस्टर बना हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और साथ में उनके ये नीतीश कुमार थे। बाकी तमाम जगह नीतीश कुमार का फोटो था। बाकी तमाम जगह अगर आप वहां जाएंगे आरजेडी में तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के फोटो को छोड़ दीजिए, वो अंदर की तरफ जो पुराना कार्यालय के अंदर का हिस्सा है उसमें था। बाकी सब जगह तेजस्वी थे, यानी अपनी पार्टी की ताकत वहां तेजस्वी, और यहाँ नीतीश कुमार है और कोई चेहरा नहीं। लेकिन जब आप बीजेपी माफ कीजिएगा, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? मैं बीच में ये समझना चाह रही थी कि जैसे नीतीश कुमार को लेकर आप बात कर रहे हैं, आज मंच पर भी सबसे ज्यादा बातें नीतीश कुमार को लेकर ही हुई हैं। अभी तक दर्द है भतीजे के मन में कि चाचा वहां क्यों चले गए। बोल रहे थे ना कि उनको तो सीएम नहीं बनाया जाएगा, वो तो सीएम बन ही नहीं सकते, वो उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर एनडीए आ जाते तो सीएम नहीं बनेंगे। और इसीलिए अशोक गहलोत ने भी एक चैलेंज दे दिया कि बीजेपी बताए कि अगर उनकी सरकार बन जाती है एनडीए की तो फिर सीएम कौन होगा, हमने तो सीएम कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया। इस तरह की बातें भी मंच से हो रही थी, यानी कि नीतीश को ये चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए नीतीश को आप आज की डेट में भी, वो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो बिहार की अपरिहार्य सच्चाई है। ये चुनाव उनका एक आखिरी चुनाव जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 1975 के समय की जो छात्र राजनीति जो बाद में बिहार की राजनीति का भाग्य बनी, उसका भी ये आखिरी जो है पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, चूंकि मैंने वहां ये भी कहा है जो मैं बोल रहा था, चूंकि मैं उसी के बारे में बता रहा था क्योंकि वो इंटरेस्टिंग जर्नी मुझे लगी, अब हो सकता है दर्शकों को लगे नहीं लगे, लेकिन मैंने कहा था बिहार की राजनीति का एक चमत्कार है, वो है नीतीश कुमार। इतनी बार तो आप दुश्मन के दोस्त के गले लग के दूसरों के घर चले जाएं, दुश्मन के घर आ जाएं, आपको कोई आदमी पूछेगा नहीं, आपको घुसने नहीं देगा घर में कि यार इनका तो कुछ मालूम ही नहीं, अंजू जी आज तो यहाँ बैठी है, कल वहां बैठ के बात कर रही थी, फिर परसों हमारे लिए कह रही थी, ऐसा हो जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि वो आज की डेट में भी मुख्यमंत्री है,